प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्यास संरक्षण क्षेत्र घड़ियालों के बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है। घड़ियाल को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए व्याख्या को थोड़ा देख लेते हैं। हाल ही में पंजाब वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग तथा वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग व्यास संरक्षण क्षेत्र में 24 घड़ियालों को लाया गया है। इस व्यास संरक्षण क्षेत्र में घड़ियालों के संरक्षण एवं उनकी संख्या में वृद्धि के लिए पंजाब सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। यह वाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण भी है। इन सीटू संरक्षण में जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक स्थानों पर किया जाता है, जबकि एक्स सीटू संरक्षण के तहत जीवों को उनके प्राकृतिक स्थानों से इतर संरक्षित किया जाता है। घड़ियाल एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे थूथन के कारण भिन्न दिखाई देता है। यह सरीसृपों समूह से संबंधित है जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल और कैमन शामिल होते हैं। घड़ियाल को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, अतः कथन 2 सही नहीं है और इसीलिए विकल्प 20 का करेक्ट आंसर होगा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रविदास जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे 15वीं-16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के एक रहस्यवादी संत कवि थे। उनकी कविताओं को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। इन्होंने दलित समुदाय से संबंधित रविदासिया धर्म की स्थापना की है। उन्होंने ब्राह्मणवादी समाज की धारणा की निंदा की है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही लग रहे हैं आपको? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 4, 1, 2, 3 और 4। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वैसे तो इसके चारों ही कथन करेक्ट है, लेकिन फिर भी थोड़ा इसे व्याख्या से समझ लेते हैं। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा को रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। रविदास जी 15वीं और 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के एक रहस्यवादी संत कवि थे, अतः कथन 1 सही है। वाराणसी में जन्मे रविदास जी अपनी निष्पक्ष धार्मिक कविताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी कई कविताओं को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। इन्होंने जीवन भर जाति व्यवस्था के उन्मूलन हेतु प्रयास किए तथा ब्राह्मणवादी समाज की धारणा की निंदा की थी, अतः कथन 2 और 3 सही है। इन्होंने रविदासिया धर्म की स्थापना की जो दलित समुदाय से संबंधित है। इनकी अधिकांश आबादी दोआब क्षेत्र में निवास करती है, अतः कथन 4 सही है। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने रविदासिया समुदाय को महत्व देते हुए पंजाब में विधानसभा चुनाव की तिथि में परिवर्तन कर दिया है और इसीलिए विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वर्ष 2021 के लिए मानवाधिकार दिवस का विषय ऑल ह्यूमन ऑल इक्वल है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है, अतः कथन 1 सही नहीं है। पेरिस सिद्धांतों को अक्टूबर 1991 में पेरिस में आयोजित मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए मानवाधिकार दिवस का विषय ऑल ह्यूमन ऑल इक्वल है, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प 20 का करेक्ट आंसर होगा। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
चर्चा में रहे टाइग्रेन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट का संबंध किस देश से है? लीबिया, इथोपिया, सोमालिया या तंजानिया? करेक्ट आंसर है इथोपिया। टाइग्रेन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट की स्थापना वर्ष 1995 में इथोपिया की सैन्य तानाशाही के विरुद्ध टाइग्रे क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। हाल ही में इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद के प्रति निष्ठा रखने वाली सेना ने टाइग्रेन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के विद्रोहियों के कब्जे से कई शहरों को मुक्त करने का दावा किया है। प्रधानमंत्री अबी अहमद को वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें इथोपिया का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है। इस प्रकार विकल्प 20 का करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहने वाली धारा 124A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजद्रोह से संबंधित इस धारा का उपबंध भारतीय दंड संहिता 1860 में किया गया है। यह विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना फैलाने से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A या राजद्रोह का उपबंध भारतीय दंड संहिता 1860 में नहीं है। इसका प्रावधान उभरते भारतीय राष्ट्रवाद के दमन हेतु वर्ष 1870 में ब्रिटिश सत्ता द्वारा किया गया था, अतः कथन एक सही नहीं है। आईपीसी की धारा 124A देशद्रोह को परिभाषित करती है। कोई भी व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति मौखिक या लिखित शब्दों या संकेतों या दृश्यों के माध्यम से अवमानना करता हो या घृणा फैलाता हो या फैलाने का प्रयास करता हो, या कोई भी व्यक्ति उपरोक्त माध्यम से विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को उत्तेजित करता हो या उत्तेजित करने का प्रयास करता हो, राजद्रोह का अपराधी माना जाएगा। अतः उसे 3 वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास की सजा तक जुर्माने के साथ या उसके बिना हो सकती है। असंतोष की अभिव्यक्ति में विश्वासघात और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल होती हैं। अतः कथन 2 सही है और इसीलिए विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर था।